बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसे सिर्फ वैद्युत तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को तुम लोग सिर्फ वैद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हो। और वैद्युत तीव्रता को हम लोग सदिश ई से निरूपित करते हैं। तो आज जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत तीव्रता क्या होती है। हम लोग वैद्युत तीव्रता की तरफ जरूर चलेंगे, उससे पहले कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने होंगे हम लोगों को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा आ जाता है, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आओ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो यह एक चुंबक है, ठीक, और यह एक लोहा का टुकड़ा है। अब बतलाओ, यह चुंबक इस लोहे के टुकड़े पर चुंबकीय बल आरोपित करता है कि नहीं? कहोगे बिल्कुल करता है। अगर यह चुंबक है और यह लोहे का टुकड़ा है तो यह चुंबक इस लोहे के टुकड़े पर चुंबकीय बल आरोपित करता है। तुम लोग अनुभव करोगे कि जब लोहे के टुकड़े को चुंबक के नजदीक लाया जाता है तो उस बल का मान बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे लोहे के टुकड़े को चुंबक से दूर ले जाते हैं वैसे वैसे बल का मान घटते जाता है, और एक निश्चित दूरी पर जाकर के उस बल का मान क्या हो जाता है? शून्य। अब तुम लोग कहोगे सर, जहां पर शून्य हो जाता है बल का मान, उसके अंदर इसके चुंबकीय प्रभाव को तो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर इस चुंबक के चुंबकीय प्रभाव को अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो सेम बात लागू होता है किस पर? किसी आवेश पर। अब मान लो कि यह एक आवेशित वस्तु है। क्या है? यह एक आवेशित वस्तु, ठीक, और यह है एक दूसरा आवेशित वस्तु, ठीक। अब यह जो आवेशित वस्तु है, जब इसके नजदीक इस आवेशित वस्तु को ले जाएंगे तो इस आवेशित वस्तु के बल को, वैद्युत बल को, यह आवेशित वस्तु अनुभव करेगा, ठीक। अगर हम नजदीक लाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे बल का मान घटते जाएगा, और एक निश्चित दूरी तय करने के बाद देखोगे कि यहां पर बल का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका मतलब है अगर इसके अंदर किसी आवेशित वस्तु को रखा जाए तब तो यह आवेशित वस्तु उस पर बल लगाएगा, लेकिन जब इसके बाहर हम किसी आवेशित वस्तु को रखेंगे तब यह आवेशित वस्तु उस पर वैद्युत बल आरोपित नहीं कर पाएगा। अब यहां से यहां का जो एक क्षेत्र बना है उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही कारण है तुम लोग देखोगे कि कोई चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को दूर से ही अपने तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वह लोहे का टुकड़ा उस चुंबक के वैद्युतीय क्षेत्र के अंदर आता है। अगर वही लोहे का टुकड़ा उस चुंबक के विद्युतीय क्षेत्र के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हो, तब वह चुंबक उस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो कोई भी चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को अपने तरफ तभी आकर्षित कर पाता है जब वह लोहे का टुकड़ा उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मौजूद हो। अगर लोहे का टुकड़ा उसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर मौजूद होता है तब वह लोहे का टुकड़ा उस
तो तब वह चुंबक उस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। वही बात होता है जब कोई आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो इसका मतलब है कि वह आवेश पहले आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर है। अगर वही आवेश उसके विद्युतीय क्षेत्र के बाहर होता तब पहला आवेश दूसरे आवेश पर विद्युतीय बल आरोपित नहीं कर पाता। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युतीय प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, अर्थात उसके वैद्युत बल को अनुभव किया जा सकता है। समझ गया? किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युतीय प्रभाव या विद्युतीय बल को अनुभव किया जा सकता है, उसी क्षेत्र को उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक, तो आओ सबसे पहले परिभाषा को लिख लेते हैं। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युतीय प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, कोमा उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युतीय प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब मान लो यह कोई आवेश है, यह अपने आसपास एक क्षेत्र का निर्माण करेगा। उस क्षेत्र में अगर किसी आवेश को ले जाओगे तो वह आवेश इस आवेश के विद्युतीय प्रभाव को अनुभव करेगा। इसी कारण उस क्षेत्र को हम लोग इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब इसी में एक टर्म और आता है जिस टर्म का नाम है, छोटा सा टर्म है बच्चों, जिसका नाम है स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। अब तुम लोग कहोगे सर यह स्रोत आवेश क्या होता है? तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। वह बिंदु आवेश जो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कोमा स्रोत आवेश कहलाता है। तो वह बिंदु आवेश जो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। एक और चीज याद रखेंगे इसमें, यदि
स्रोत आवेश एक बिंदु आवेश हो तब उसका वैद्युत क्षेत्र गोलीय होगा। अब देखो, यहां जो स्रोत आवेश है यह एक बिंदु धन आवेश है, ठीक। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कैसा होगा? तो इसका वैद्युत क्षेत्र गोलीय होगा। इसे कहते हो गोलीय वैद्युत क्षेत्र। क्यों कहते हो? क्योंकि यहां जो स्रोत आवेश है वह एक बिंदु आवेश है, ठीक। तो इतना तुम लोग समझ गया कि वह बिंदु आवेश जो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसे स्रोत आवेश कहेंगे। इसका मतलब है कि यह जो आवेश है यह कौन सा आवेश है बतलाओ तो? यह एक स्रोत आवेश है। और कौन सा स्रोत आवेश? तो कहोगे सर यह एक बिंदु स्रोत आवेश है। चूंकि यह एक बिंदु स्रोत आवेश है इसी कारण इसके द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है वह कैसा है? तो गोलीय वैद्युत क्षेत्र है। इसे भी समझ गया तुम लोग? अब चलो आगे बढ़ चलते हैं। अब हम लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक को जान लेना होगा, एक छोटे से टर्म को। इसका नाम है परीक्षण आवेश। इसे टेस्ट चार्ज कहते हो। इसका परिभाषा बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं क्या है परिभाषा। यदि Q नोट शून्य की ओर अग्रसर हो, इसे क्या पढ़ोगे बतलाओ तो? इसे पढ़ोगे यदि Q नोट शून्य की ओर अग्रसर हो तब Q नोट को परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो यदि Q नोट शून्य की ओर अग्रसर हो तब Q नोट को परीक्षण आवेश कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जो आवेश है Q नोट यह अति सूक्ष्म है। क्या है? अति सूक्ष्म, ठीक। इसी कारण लिखा गया है Q नोट शून्य की ओर अग्रसर है तब Q नोट को कौन सा आवेश कहेंगे? परीक्षण आवेश। इसका दूसरा परिभाषा भी एक लिख देते हैं, अगर तुम लोगों को यह याद नहीं रहे तो इसे याद रख लेना। वह अति सूक्ष्म आवेश जो केवल वैद्युत बल
अनुभव कर सकता है, कोमा आरोपित नहीं कर सकता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश प्रायः पॉजिटिव लिया जाता। चलो एक बार और समझ लो इसे, परीक्षण आवेश को, कि अर्थात यह परीक्षण आवेश होती क्या है। तो बच्चों, यदि Q नोट शून्य की ओर अग्रसर हो तब Q नोट को परीक्षण आवेश कहा जाता है। इसका मतलब है कि Q नोट अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होने के कारण यह दूसरे आवेश का वैद्युत बल अनुभव तो कर सकता है, किंतु यह दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित नहीं कर सकता है। इसी कारण अगर ऐसे नहीं याद रहे, नहीं समझ में आए, तो ऐसे याद रख सकते हो कि वह अति सूक्ष्म आवेश जो केवल वैद्युत बल अनुभव कर सकता है, आरोपित नहीं कर सकता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। और एक चीज याद रखेंगे कि परीक्षण आवेश प्रायः क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। अब हम लोग चलते हैं अपने खास टॉपिक के तरफ। अब बतलाओ वह खास टॉपिक कौन सा है। तो तुम लोगों को अच्छे से याद है कि वह खास टॉपिक है वैद्युत तीव्रता, अर्थात इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसे हम लोग सदिश ई से निरूपित करते हैं। तो अब हम लोग इसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब वैद्युत तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इसे ऐसे समझ लो। वैद्युत क्षेत्र पढ़े हो ना अभी तुरंत, उसकी प्रबलता को जब मापोगे तो वही माप क्या कहलाएगा, वैद्युत तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप दो तरीके से होती है, एक अदिश के रूप में और एक सदिश के रूप में। अगर सदिश के रूप में मापोगे तो वह वैद्युत तीव्रता होगा, और अदिश के रूप में मापोगे तो वह वैद्युत विभव होगा। तो बतलाओ बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को कितने तरीके से माप सकते हो, दो तरीके से। देखो लिख देते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लो। वैद्युत क्षेत्र की माप, यह जो वैद्युत क्षेत्र है ना, इसकी माप दो तरीके से होती है। इसको मापने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है सदिश के रूप में, और जब सदिश के रूप में मापते हो तब इसी को तुम लोग कहते हो वैद्युत तीव्रता। और दूसरा तरीका है अदिश के रूप में। जब अदिश के रूप में मापते हो तब उसे तुम लोग कहते हो वैद्युत विभव। अब यह जो वैद्युत विभव है, इसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वह तो वैद्युत तीव्रता पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की माप
या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप कितने प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार से, एक सदिश के रूप में, दूसरा अदिश के रूप में। सदिश के रूप में मापोगे तो वही विद्युत तीव्रता होगा और अदिश के रूप में मापोगे तो विद्युत विभव होगा। अब चलो विद्युत तीव्रता का परिभाषा देखते हैं। ठीक, परिभाषा क्या होगा? प्रति एकांक द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल विद्युत तीव्रता कहलाता है। प्रति एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल विद्युत तीव्रता कहलाता है। समझ गए? प्रति एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल विद्युत तीव्रता कहलाता है। अर्थात कह सकते हो कि विद्युत तीव्रता बराबर हो जाएगा परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल बटे हो जाएगा परीक्षण आवेश। तो विद्युत तीव्रता बराबर परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल अब बटा परीक्षण आवेश। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग विद्युत तीव्रता को किससे निरूपित करते हैं? सदिश ई। विद्युत बल हो गया सदिश एफ अब बटा परीक्षण आवेश हो गया क्यू नोट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे याद रखेंगे। या इस प्रकार F बराबर हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई। आओ सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट्स लिखते हैं नोट के रूप में। पहला पॉइंट, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर। सॉरी बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर।
इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। इसमें से जिसका उपयोग करना चाहते हो उपयोग कर सकते हो। विमीय सूत्र mL(T-3 A-1) या mL(T-3 I-1। तो वैद्युत तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। और बीमीय सूत्र स्क्वायर ब्रैकेट mL(T-3 A-1) या mL(T-3 I-1) लिख सकते हो। ठीक। अब नंबर 4, वैद्युत तीव्रता की दिशा। अब क्वेश्चन आता है कि वैद्युत तीव्रता की दिशा क्या होगी। इसे हम 2 पॉइंट में कर देते हैं। ए, धन स्रोत आवेश से दूर। अब देखो तो यहां स्रोत आवेश धन है कि ऋण है? धन है। तो इसका मतलब है कि वैद्युत तीव्रता का दिशा इससे क्या होगा? दूर होगा। ऋण स्रोत आवेश की ओर। अगर स्रोत आवेश ऋण है तो याद रखना वैद्युत तीव्रता की दिशा उसकी ओर होती है। समझ गए? तो वैद्युत तीव्रता की दिशा क्या लेंगे? धन स्रोत आवेश हो तो उससे दूर, अगर स्रोत आवेश ऋण हो तो उसकी ओर, उसके तरफ। अब हम लोग एक और इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है विलग धन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। विलग धन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं? एक धन स्रोत आवेश ले लेते हैं। इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे सर यह तो पता चलता है कि यह बिंदु धन स्रोत आवेश है। ठीक। तो यह बिंदु धन स्रोत आवेश है। अब मान लो कि इससे कुछ दूरी पर
एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर तुम्हें वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। समझ गया बात को? क्या ज्ञात करना है? वैद्युत तीव्रता का मान। तो यह धन स्रोत, यह बिंदु धन स्रोत आवेश है, ठीक। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इस स्रोत आवेश से बिंदु P का दूरी कुछ न कुछ मानना होगा। तो चलो यहां से यहां का दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं, R। और यहां पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग रख देते हैं एक परीक्षण आवेश। इसे परीक्षण आवेश कहते हो ना, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। अब बतलाओ, क्या यह परीक्षण आवेश इस स्रोत आवेश पर बल आरोपित करेगा? कहोगे नहीं सर। तब क्या होगा? तो यह जो परीक्षण आवेश है इस स्रोत आवेश के वैद्युत बल को अनुभव करेगा। तो मान लो यह जो स्रोत परीक्षण आवेश है बच्चों, यह जो परीक्षण आवेश है इस स्रोत आवेश के कितने वैद्युत बल को अनुभव करता है? तो मान लेते हैं वह बल है F। अर्थात यह जो परीक्षण आवेश है इस स्रोत आवेश के कारण कितना बल अनुभव करता है? F बल अनुभव करता है, ठीक। तो हम यहां लिख रहे हैं परीक्षण आवेश Q नोट द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल किस नियम से बच्चों? तो यह प्राप्त होगा हमें कूलम के नियम से। तो परीक्षण आवेश Q नोट द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल किस नियम से? तो कूलम के नियम से। अब बतलाओ कूलम के नियम से बल का सूत्र क्या होगा? बतलाओ तो। F इक्वल्स 1/4πε0 क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 अपॉन क्या होता है? बतलाओ तो R²। इसका दिशा कौन बतला सकते हो? तो कहोगे सर F का दिशा तो स्पष्ट है, स्रोत आवेश से दूर। तो यहां पर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे स्रोत आवेश से दूर, स्रोत आवेश से दूर। अब Q1 का मान कितना रखोगे? बतलाओ तो। कहोगे सर प्लस Q। और Q2 का मान क्या रखोगे? Q नोट। तो F इक्वल्स हो गया 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ प्लस Q मॉडुलस ऑफ Q नोट अपॉन R²। और यहां क्या लिखना है? तो यहां तो सेम ही लिखना है, स्रोत आवेश से दूर। तो F इक्वल्स हो गया 1/4πε0 Q नोट अपॉन कितना? R²। और दिशा क्या लिखोगे? बतलाओ तो। दिशा तो वही होगा, स्रोत आवेश से दूर। तो यहां पर लिख देंगे सेम। इसलिए स्रोत आवेश के
कारण P पर वैद्युत तीव्रता। बच्चों अभी तुरंत वैद्युत तीव्रता का सूत्र पढ़ाए हैं। F अपॉन क्या होता है? Q नॉट। F का मान वैल्यू देखो तो 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। दिशा क्या लिखोगे? तो जो बल का दिशा है वही वैद्युत तीव्रता का भी दिशा होगा, तो यहां पर वही लिख देंगे। अब बतलो यह कितना हो गया? तो यह हो गया E इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। और दिशा बच्चों इसका, तो कहोगे सर दिशा तो वही होगा, स्रोत आवेश से दूर। अब यहां दूर क्यों? तो यहां जो स्रोत आवेश है वह पॉजिटिव लिया है इसीलिए दूर। अगर माइनस लेता, ऋण लेता, तो स्रोत आवेश की ओर। तो बच्चों यह हो गया वैद्युत तीव्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। यह भी आई है। इससे रिलेटेड दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बच्चों, उसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग आज का पढ़ाई को खत्म करेंगे। तो आओ देखते हैं वह दो छोटे छोटे टॉपिक कौन से हैं। वह है दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र। अर्थात हम लोगों ने जो विद्युत क्षेत्र पढ़ा है वे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? तो पहला है समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में क्या लिखोगे बतलाओ तो? इंग्लिश में लिखोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्रकार है समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र अर्थात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, कोमा समरूप वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, समरूप वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र वह होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों क्या होगा? समान होगा। अब देखो समरूप वैद्युत
क्षेत्र को समदूरस्थ समांतर सरल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र को समदूरस्थ समांतर सरल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। देखो कैसे। अब बच्चों बतलाओ, यहां पर जितने भी सरल रेखाएं हैं वे समदूरस्थ हैं कि नहीं, समान दूरी पर हैं कि नहीं। अब देखो तो सभी समांतर भी है कि नहीं है। तो कहोगे सर यहां जितने भी रेखाएं हैं वह समदूरस्थ है, समांतर है और सरल रेखा है। इसी कारण यह जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यह वैद्युत क्षेत्र कौन सा वैद्युत क्षेत्र होगा, समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र। और दूसरा है परिवर्ती या असमान वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में लिखोगे वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान परिभाषा है बच्चों। वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण या दिशा यह दोनों समान नहीं हो, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण या दिशा या दोनों समान नहीं हो, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को वक्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। अब तुम लोग खुद समझ लेना कि यह सरल रेखा है या वक्र रेखा है।
अब बतलाओ बच्चों, यह सरल रेखा है या वक्र रेखा है? यह वक्र रेखा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है वह परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।